सुप्रभात छात्रों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पाठ में हम लोगों ने भाषा के विषय में जाना कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप व प्रकार, मातृभाषा, उपभाषा, बोली, लिपि, व्याकरण आदि के बारे में जाना। आज हम वर्णों के विषय में जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बातों और भावों को ग्रहण करते हैं। जब भी हम भाषा को लिखते हैं या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो एक ध्वनि आती है और यदि हम लिखते हैं तो हम वर्णों को जोड़ करके शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों से वाक्यों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार शब्दों के तो हम खंड कर सकते हैं, शब्दों को तो हम तोड़ सकते हैं वर्ण विच्छेद के द्वारा, और वाक्यों को भी हम अलग अलग कर सकते हैं, उसके भी खंड कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे छोटी इकाई यानी वर्ण को नहीं तोड़ सकते। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता भाषा में। तो छात्रों, यदि हम ध्यानपूर्वक देखें और हम वर्णों के स्वरूप को जानना चाहें तो इस एक उदाहरण के द्वारा हम जान सकते हैं। आपका जो भी नाम है आप उसका वर्ण विच्छेद करके देखिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका नाम किन किन वर्णों के द्वारा बनता है। जैसे यहाँ पर इस पाठ में भी अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्दों को वर्ण विच्छेद करके छात्रों को वर्णों के विषय में समझा रही है। जैसे छात्राध्यापिका ने पुस्तक एक शब्द को वर्ण विच्छेद के द्वारा छात्रों को समझाया। प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ, इन सब वर्णों के मेल से पुस्तक शब्द बना। ठीक है, तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेज़ी की वर्णमाला अलग होती है, हिंदी की वर्णमाला अलग होती है, फ्रेंच की वर्णमाला अलग होती है, तो रशियन लैंग्वेज की वर्णमाला भी अलग होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला जो होती है उसमें हमें पता होता है कि किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आना है। व्यवस्थित समूह मतलब एक ग्रुप, दो या दो से अधिक जब चीज़ मिल जाती है तो उसका समूह बोला जाता है। तो वर्णमाला का मतलब हुआ कि उसमें बहुत सारे वर्ण हैं। ठीक है, व्यवस्थित यानी कि एक तरीके से लगे हुए। जब हम व्यवस्थित शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दिखाते हैं। तो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि जब वर्णों को हम बहुत तरीके से क्रमवार दिखाते हैं, उनको लिखते हैं, तो उसको वर्णमाला कहा जाता है। जैसे जब भी हम पढ़ते हैं वर्णों को तो हमें पता होता है कि किस वर्ण के बाद अगला वर्ण कौन सा होगा। जैसे अ के बाद आ, अ के बाद ई के बाद ई के बाद उ के बाद उ, और उसी प्रकार से व्यंजनों में क के बाद ख के बाद ग के बाद घ। तो ये क्या है? एक व्यवस्थित तरीके से नियोजित है वर्ण, और इस प्रकार से हमें पता चलता है कि किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा। एक क्रम में है, एक व्यवस्थित तरीके से है। हिंदी वर्णमाला कुछ इस प्रकार होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। एक अनुस्वार होता है अंग, एक अनुनासिक होता है अंग। विसर्ग अह, आगत ध्वनियाँ अर्धचंद्र और नुक्ता। आगत ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती हैं जो किसी अन्य भाषा से हमारी भाषा में आ गई है। व्यंजन को भी वर्णमाला में कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग क ख ग घ, च वर्ग च छ ज झ,
ट वर्ग ट ठ ड ढ, त वर्ग त थ द ध, प वर्ग प फ ब भ। ये सब वर्गों में विभाजित हैं। उसके अलावा इन वर्गों के अंतिम जो वर्ण हैं उनको पंचम वर्ण बोला जाता है। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ज, फ, ड, ढ। वर्णों की यदि हम बात करें तो वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं, इसलिए हमें स्वरों के उच्चारण के लिए व्यंजनों का या अन्य वर्णों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वरों के भी प्रकार होते हैं। स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन प्रकारों को किस आधार पर बांटा गया है? उनको बोलने में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में जिस स्वर को बोलने में जितना समय लगता है उसके आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया, उसको बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है यानी एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। ये संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर टोटल 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। इन स्वरों को दिखाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओम, हे राम, सुनो आदि। इनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यानी ह्रस्व स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वरों को बोलने में दुगना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है और प्लुत स्वर को बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है। जो भी स्वर होते हैं उनको मात्राओं के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। ये सब मात्राओं के रूप में प्रयोग होते हैं और मात्राओं के रूप में प्रयोग करके हम इनसे अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, अनेक शब्दों का निर्माण करते हैं। स्वरों के अंतर्गत अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा हमारी नाक से निकलती है तो उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदी बनाई जाती है, बिंदी का चिन्ह बनाया जाता है जिसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे बंदर, कंघा, संग, लंगर आदि। लेकिन अनुनासिक में हवा हमारे नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, तो हवा हमारी नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है। तब हम उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु बनाते हैं, जैसे पंखुड़ी, तांगा, लहंगा, धसना, हंसी आदि। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर हम उनको बोल करके कर सकते हैं, इसलिए सभी छात्र इनको बोलने का प्रयास करें, अभ्यास करें। अब हमने स्वरों के बारे में जाना कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम वर्णों के दूसरे भेद यानी व्यंजन के बारे में जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, जो स्वयं में स्वतंत्र नहीं होते, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को बोलने में हवा रुककर मुख से बाहर आती है। हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। ड, ढ तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 हो जाती है।
व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुंह के अलग अलग जगहों को छूती है, स्पर्श करती है। स्पर्श करने के कारण ही इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श करना मतलब छूना। इन व्यंजनों को बोलते हुए हमारी जो जीभ होती है वो मुंह के अलग अलग जगहों को छू कर के निकलती है, तो इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन है और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। अभी मैंने पहले बोला था, वर्ग बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस तरह से। और हर एक वर्ग का नाम उस वर्ग के जो पहला वर्ण आता है उसके आधार पर रखा गया है, और जो अंत के जो एक एक वर्ण होते हैं इन वर्गों के, उनको पंचम वर्ण कहा जाता है। द्वितीय प्रकार है व्यंजन का अंतस्थ व्यंजन। जब अंतस्थ व्यंजन को हम बोलते हैं तो बोलते समय हवा जो है वो बहुत कम समय के लिए रुकती है, और इनको बोलते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूती, किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल तथा व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन है जिनको बोलते समय मुंह से रगड़ खाकर गर्म हवा निकलती है, गर्मी पैदा होती है मुंह में और गरम गरम हवा निकलती है, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स तथा ह। संयुक्त व्यंजन जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यंजन मिलकर के नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, क्ष, क जमा श, त्र, त जमा र, ज्ञ, ज जमा अण तथा श्र, श जमा र। इस तरह से संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं।